नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनिया चौहान। अपना उत्तर प्रदेश में आप सभी का स्वागत है। रुक करते हैं खबरों की ओर। विधानसभा में बोलते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ ने गोमती नगर में हुई घटना को लेकर अपराधियों को सख्त संदेश दिया। सीएम योगी ने कहा कि चिंता मत करो, इनके लिए बुलेट ट्रेन चलेगी। आइए आपको सुनवाते हैं सीएम योगी आदित्यनाथ ने और क्या कुछ कहा। कल की जो गोमती नगर की घटना है, उस घटना में भी हम लोगों ने जवाबदेही तय की है। उसके अपराधियों की सूची भी मेरे पास आई है। ये अपराधी हैं। पहला अपराधी है पवन यादव, दूसरा अपराधी मोहम्मद अरबाज। ये सद्भावना वाले लोग हैं, यानी सद्भावना। अब इनके लिए सद्भावना ट्रेन चलाएंगे, इनके लिए बुलेट ट्रेन चलेगी, चिंता मत करो। और उस बुलेट ट्रेन की तैयारी की जा रही है और इसीलिए महिला सुरक्षा हमारे लिए सर्वोच्च महत्व रखता है। हमने इस बात को पहले दिन कहा है, कोई खिलवाड़ करेगा तो उसका खामियाजा भुगतेगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर मेरठ और बागपत में कांवड़ियों पर पुष्प वर्षा की गई। मेरठ में जहां डीएम और एसएसपी ने हेलीकॉप्टर से शिव भक्तों पर फूल बरसाए, तो वहीं श्रावण शिवरात्रि के पावन अवसर पर मेरठ मंडल के कमिश्नर सेल्वा कुमारी जे और आईजी नचिकेता झा ने मेरठ में बाबा ओघड़नाथ मंदिर और बागपत में पूरा महादेव मंदिर में कांवड़ियों पर हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा की और दोनों अधिकारियों ने पुष्प वर्षा के साथ ही मंदिर परिसर का सर्वेक्षण भी किया और सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। तो वहीं पुष्प वर्षा के साथ समूचे कांवड़ यात्रा मार्ग पर योगी सरकार की व्यवस्था पर कांवड़ियों ने खुशी जताई है और साथ ही सीएम योगी का धन्यवाद भी कर दिया गया है। जौनपुर से समाजवादी पार्टी के सांसद बाबू सिंह कुशवाहा के ठिकानों पर ईडी के छापे पड़े, जिसमें लखनऊ में करोड़ों रुपए की जमीन को जब्त किया गया। कानपुर रोड पर स्कूटर इंडिया के सामने जमीन है, जिस जमीन से अवैध निर्माण को भी गिराया जाएगा। मुजफ्फरनगर में ऐतिहासिक और पौराणिक धार्मिक स्थल शुक तीर्थ के आसपास सौंदर्यीकरण और बुनियादी सुविधाएं सुलभ कराने के लिए 54.58 करोड़ की लागत से विभिन्न कार्य कराए जाएंगे और इस धनराशि से गंगा किनारे नया घाट, पर्यटक सुविधा केंद्र और पहले बनाए गए पार्किंग स्थल का जीर्णोद्धार किया जाएगा। इस धाम को जाने वाले मार्ग पर प्रशासनिक कलाकृतियां उतारी जाएंगे और बता दें कि शुरू कर दिया जाएगा और इससे श्रद्धालु और आगंतुकों को व्यवस्थित ढंग से दर्शन पूजा करने के साथ साथ ठहरने का भी अवसर प्राप्त होगा। और प्रदेश के पर्यटन और संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह ने ये जानकारी दी है। पौराणिक देख सकते हैं, ये तस्वीरें लखनऊ से हैं, जहां पर 54.58 करोड़ रुपए की लागत से ये सुविधाओं का किया जा रहा है विकास और साथ ही आप देख सकते हैं 54.54 करोड़ की लागत से ये बनेगा। सुविधाओं का किया जा रहा है विकास। ये तस्वीरें लखनऊ से हैं, जहां पर पौराणिक शकु तीर्थ स्थल का सौंदर्यीकरण किया जाएगा। उत्तर प्रदेश विधानसभा के मानसून सत्र 2024 में सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी को गलतफहमी नहीं होनी चाहिए और वे बार बार खटाखट जैसे योजनाओं के माध्यम से जनता को धोखा दे सकें। और सीएम योगी आदित्यनाथ ने यह भी कहा कि वो कह सकते हैं कि ये सरकार चलेगी, मजबूती के साथ चलेगी और प्रदेश के अंदर ट्रांसफॉर्म करने के अंदर अभियान को आगे बढ़ाएगी और गोमती नगर की घटना को लेकर
पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि उस घटना में भी हमने जवाबदेही तय की है। महिला सुरक्षा हमारे लिए सर्वोच्च महत्व रखता है। अगर कोई खिलवाड़ करेगा तो उसका खामियाजा भुगतेगा। मैं आपका आभारी हूं। माननीय अध्यक्ष जी का विशेष रूप से मैं आभारी हूं कि मानसून सत्र को सकुशल संचालित करने और कई विधायी कार्यों को सकुशल संपन्न करने के साथ ही वर्ष 24-25 का पहला अनुपूरक बजट भी इस मानसून सत्र में आया है। मैं हृदय से धन्यवाद दूंगा नेता प्रतिपक्ष का। वे वयोवृद्ध हैं, एक लंबा अनुभव विधायक कार्यक्रम के सामने उनके पास है और अपनी सहजता और अपनी सरलता के कारण उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण सुझाव भी अपने वक्तव्य में हमारे सामने दिए हैं। और वास्तव में ज्ञान वो नहीं होता है जो हम किताबों में पढ़ते हैं। ज्ञान वह होता है जो वास्तविक धरातल पर हम अपने व्यावहारिक जगत में देखते हैं। और इसलिए हमारे यहां हमेशा बुजुर्गों, वयोवृद्धों को सम्मान दिया गया है। और हमारे यहां तो ये मान्यता है कि जो वो सभा नहीं होती है जहां कोई वयोवृद्ध न हो, बुजुर्ग न हो। और मैं इसलिए आपका अभिनंदन भी करूंगा इन सुझावों के लिए। और इसलिए मेरी एक वयोवृद्ध को अपने साथ बिठा के रखा। आऊंगा थोड़े देर में। महोदय, सप्लीमेंट्री डिमांड के बारे में चर्चा हो रही थी कि क्या आवश्यकता थी। मैं केवल एक बात, हमें विरासत में जैसा उत्तर प्रदेश मिला था और जैसा उत्तर प्रदेश आज है, हमने श्रद्धेय अटल जी की इन पंक्तियों से सदैव प्रेरणा प्राप्त की है। आदमी को चाहिए कि वो जूझे, परिस्थितियों से लड़े, एक स्वप्न टूटे तो दूसरा गढ़े। और उत्तर प्रदेश के लिए जो स्वप्न बनाए गए थे उसको साकार करने के लिए सरकार के द्वारा जो प्रयास समय समय पर प्रारंभ हुए हैं, उन्हीं को साकार रूप प्रदान करने के लिए। चलिए फिलहाल वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। अगर संभाल सकती तो पंचायत भी संभाल सकती है। मेरा नाम प्रियंका है, मैं बड़गांव से सरपंच हूँ। मेरे महिला सरपंच होने से जो और महिलाएं हैं उनका भी आत्मविश्वास बढ़ा है कि महिलाएं पुरुषों के अकॉर्डिंग अब बराबर कार्य करवा सकती है और कर भी रही है। भारत और हरियाणा सरकार के सपोर्ट से नॉन स्टॉप हमारे सभी कार्य हो रहे हैं। गांव की सेफ्टी के लिए सीसीटीवी लगवा दिए, गलियां बनवाई। इस गांव में पानी की समस्या ज्यादा थी तो उसके लिए भी हमने आरओ लगवाए हैं। सरकार ने बजट भी कर दिया है। शिक्षा के क्षेत्र में भी कार्य हो रहा है, चिकित्सा के क्षेत्र में भी हो रहा है, खेलों में सपोर्ट मिल रहा है बच्चों को। हमारा हरियाणा, नॉन स्टॉप हरियाणा। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। सीधे लिए
चलते हैं आपको लखनऊ, जहां उत्तर प्रदेश विधानसभा के मानसून सत्र 2024 में सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी को गलतफहमी नहीं होनी चाहिए कि वे बार बार खटाखट जैसे योजना के माध्यम से जनता को धोखा दे सके। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि वो कह सकते हैं कि ये सरकार चलेगी, मजबूती के साथ चलेगी और प्रदेश के अंदर ट्रांसफार्म करने के अपने अभियान को आगे बढ़ाएगी। और साथ ही गोमती नगर की घटना को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि उस घटना में हमने जवाबदेही तय की है और महिला सुरक्षा हमारे लिए सर्वोच्च महत्व रखता है। अगर कोई खिलवाड़ करेगा तो उसका खामियाजा भुगतेगा। फरवरी में ही हमने अपना मूल बजट पारित करके अपना वित्तीय वर्ष अप्रैल में ही बजट की कार्रवाई को हमने आगे बढ़ा दिया था। 24-25 का जो मूल बजट था, जैसा कि आपने अपने उद्बोधन में भी कहा और हमारे यहां माननीय नेतागण जितने भी हमारे कांग्रेस की नेता श्रीमती राधा मिश्रा मोना जी ने, जनसत्ता पार्टी के श्री रघुनाथ प्रताप सिंह राजा भैया ने, हमारे सहयोगी दल राष्ट्रीय लोक दल, अपना दल, निषाद राज पार्टी और सुहेलदेव राजभर पार्टी के हमारे जो सहयोगी हैं, उन लोगों ने भी अपने वक्तव्य में जो बातें कही कि हमारा जो मूल बजट था वह 7,36,437 करोड़ 71 लाख रुपए का था। मांग के अनुरूप और प्रदेश के अंदर इस दौरान जो कार्य हुए, यद्यपि इस पूरे समय में ज्यादातर समय हमें आम चुनाव का सामने करने में ज्यादा समय खर्च हुआ, लेकिन फिर भी इस दौरान जो कार्य हो रहे थे, अन्य जो एक्टिविटीज चल रही थी, उनके कारण हम लोगों ने लगभग अब तक विभिन्न विभागों ने एवरेज 40% से अधिक रिलीजेज हुए हैं, 44% रिलीज हुए हैं और इसमें से 20% से अधिक धन खर्च भी हो चुका है। अगर हम देखेंगे तो यह बजट 15-16 की तुलना में दोगुने से अधिक है। उत्तर प्रदेश ऐसे राज्य में अगर हम इन सब मुद्दों के बारे में नहीं सोचते, इस प्रकार के बजट के दायरे को नहीं बढ़ाते, उत्तर प्रदेश की आवश्यकता के अनुरूप यहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं देते, गरीब कल्याणकारी योजनाओं को आगे नहीं बढ़ाते, बिना भेदभाव के अन्नदाता किसानों के बारे में, महिलाओं के बारे में, नौजवानों के बारे में और समाज के विभिन्न तबके के वंचितों के बारे में, दबे कुचले उन तबकों के बारे में, अति पिछड़ी और पिछड़ी जातियों के बारे में सरकार की कार्य योजना आगे नहीं बढ़ती, तो उत्तर प्रदेश के बजट के आयाम को बढ़ाने में हम सफल नहीं हो पाते। हमने इन कार्यक्रमों को आगे बढ़ाया, बिना भेदभाव के शासन की योजनाओं को उन तक पहुंचाया और आज उसी का परिणाम है कि सफलतापूर्वक बजट इस माननीय सदन ने फरवरी में पास किया था। 1 अप्रैल से नए वित्तीय वर्ष प्रारंभ होने के साथ नए बजट पे कार्य करना प्रारंभ भी कर दिया और आज जब हम अगस्त मास की प्रथम तिथि में यहां पर उपस्थित हुए हैं, इन पिछले 4 महीनों के अंदर पहले 2 महीने चुनाव में व्यतीत हो गए, अन्य एक्टिविटीज में व्यतीत हुई, अगले 2 महीने मात्र कार्य करने के लिए मिले और उस दौरान जो कार्य प्रारंभ हुए उसका परिणाम है कि 44% से अधिक बजट रिलीज हुआ है, 20% से अधिक अब तक खर्च हो चुका है और हमारा प्रयास है कि जितना भी पैसा है, जो आपने अपने उद्बोधन में भी कहा कि कैपिटल एक्सपेंडिचर इस बात का द्योतक है कि यह पैसा किसी स्थायी निर्माण में लग रहा है कि रोजगार का सृजन भी करेगा और विकास की गति को भी तीव्र करेगा। उसी विकास की गति को तीव्र करने के लिए उत्तर प्रदेश को देश की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में स्थापित करने के
सरकार के अभियान का वो हिस्सा है और पिछले 7 वर्ष में जो प्रयास प्रारंभ हुए उसी का परिणाम है कि हम बजट के दायरे को दोगुना करने में सफल हुए। प्रदेश के अंदर प्रदेश की जो जीडीपी थी, अगर हम इसे 2015-16 की तुलना में देखें तो ये दोगुने से अधिक बढ़ी है। अगर हम प्रति व्यक्ति आय को देखें, पर कैपिटा इनकम को देखें, ये दोगुने से अधिक बढ़ी है। ये दिखाता है हमारी दिशा सही है। उत्तर प्रदेश एक सही दिशा में आगे बढ़ा है और उसी सही दिशा को एक नई गति देने के लिए जो नए मत बनाए गए हैं, उस मत में हम लोगों ने इस नए सप्लीमेंट्री बजट की आवश्यकता पड़ी, जिसमें 12,209 करोड़ 93 लाख रुपए का इस सप्लीमेंट्री बजट हम लोगों को मानसून सत्र में लाना पड़ा है। और इसके साथ ही उत्तर प्रदेश का ये बजट वर्ष 24-25 का लगभग 7.5 लाख करोड़ के आसपास पहुंचता है, जो उत्तर प्रदेश की आबादी की दृष्टि से देश के अंदर अन्य राज्यों से हम तुलना करते हैं तो ये माना जा सकता है कि उत्तर प्रदेश देश के अंदर देश की अग्रणी अर्थव्यवस्था बनने का माना रखता है। मुझे याद है जब 17 में हम लोग आए थे तब उत्तर प्रदेश देश की 6ठी-7वीं अर्थव्यवस्था थी। आबादी हमारी सबसे ज्यादा है, लेकिन अर्थव्यवस्था के रूप में हम देश के अंदर 6ठे-7वें स्थान पर थे। उत्तर प्रदेश के बारे में ऐसा परसेप्शन था कि किसी से छुपा हुआ नहीं है। आप में से सभी माननीय जनप्रतिनिधिगण उत्तर प्रदेश से बाहर जाते थे और बाहर जाकर के इन बातों को अनुभव करते थे कि कैसी स्थिति है। पहचान का संकट होता था उत्तर प्रदेश के नौजवानों के सामने, उत्तर प्रदेश के नागरिकों के सामने। आज मैं कह सकता हूं, उत्तर प्रदेश के नौजवानों के सामने नहीं, किसी भी व्यक्ति के सामने उत्तर प्रदेश का है, देश उसे सम्मान की निगाह से देखता है, शक की निगाह से नहीं देखता है। एक सबसे बड़ा परिवर्तन आज ये हमारे सामने देखने को मिलता है। उत्तर प्रदेश ने इस दौरान अपने इकोनॉमी को बढ़ाया है। आज हम देश की 7वीं नहीं बल्कि दूसरी बड़ी अर्थव्यवस्था है और अगले 3 और 5 वर्ष का जो रोड मैप हम लोगों ने तैयार किया है, उस रोड मैप के साथ भी आज मैं सदन में इस सप्लीमेंट्री डिमांड के साथ बोलना चाहूंगा कि उत्तर प्रदेश ने जो एक कार्य इस दौरान किया है, इसके परिणाम आज हमारे सामने आए हैं। और ये जो बजट है, ये बजट केवल एक बजट नहीं है, यह जो आकार बजट का बढ़ा है, दोगुना, लगभग बजट दोगुना हुआ है। यह लोक कल्याण के कार्यों में ये पैसा खर्च हुआ है। अंतिम पायदान पर बैठे हुए व्यक्ति के लिए, गांव है, गरीब है, किसान है, नौजवान है, महिलाएं हैं, उन तक योजनाओं का लाभ पहुंचाने का कार्य हुआ है। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के बेहतरीन कार्य हुए हैं और शिक्षा, स्वास्थ्य, कौशल विकास, इन सब पर ये कार्य हुए हैं। उसका परिणाम है कि उत्तर प्रदेश के अंदर अर्थव्यवस्था भी बढ़ी है और प्रति व्यक्ति की आय में भी बढ़ोतरी हुई है। आज इसी का सीधा परिणाम है कि प्रदेश के अंदर रोजगार के नए सृजन हुए हैं। आपके सामने बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं। तमिलनाडु के त्रिशूर की चर्चा में कर रहा था कि जहां पे उत्तर प्रदेश से जुड़े हुए लगभग 2 लाख कार्मिक वहां काम करते थे, लेकिन आज उसमें से बड़ी संख्या वापस आई है, क्योंकि उत्तर प्रदेश के अंदर उन्हें, इसी प्रदेश के अंदर उन्हें रोजगार मिलना प्रारंभ हुआ है और वह आज उत्तर प्रदेश में आकर के इन सभी कार्यों के साथ यहां जुड़ रहा है, अपने प्रदेश में आकर के प्रदेश के विकास में अपना योगदान दे रहा है। उत्तर प्रदेश आज देश की अर्थव्यवस्था में, नेशनल जीडीपी में भी अपने शेयर को बढ़ाने में सफल हुआ है। यानी पहले जो हमारी स्थिति थी कि हम 6 या 7% तक ही उत्तर प्रदेश, यानी आबादी हमारे पास जितनी थी लगभग 16 से 17%, लेकिन अर्थव्यवस्था में हमारा कंट्रीब्यूशन देश के अंदर होता था वो 6 से 7% होता था। आज ये 9 से 10% तक पहुंच चुका है और मेरा मानना है उत्तर प्रदेश के अंदर जो ग्रोथ रेट है, जो विकास की दर है, अगर ये विकास की दर इसी प्रकार से आगे बढ़ेगी तो आने वाले समय में
हम लोग उत्तर प्रदेश के अंदर अपनी आबादी के अनुसार देश की जो नेशनल जीडीपी है उसमें अपना योगदान देने में हम लोग सफल होंगे। उत्तर प्रदेश आज देश के उन राज्यों में है जिन राज्यों ने अपने प्रभावी रिसोर्स मोबिलाइजेशन के माध्यम से अपने को रेवेन्यू सरप्लस स्टेट के रूप में स्थापित किया है। हमारी ज्यादातर आवश्यकताओं की पूर्ति हम राज्य के अंदर करने में सक्षम हैं और उन सब के माध्यम से हम लोग एक बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर देने की दिशा में भी आगे बढ़े हैं, जिस पे आज हम इसी पे चर्चा भी करेंगे। इसके लिए हम लोगों को टैक्स चोरी के लिए प्रभावी उपाय करने पड़े, रेवेन्यू लीकेजेज के जो कहीं से ऐसी स्थिति थी उसके लिए प्रावधान करने पड़े और आज उसके परिणाम हम सब के सामने हैं, जो हम सब यहां पे देख रहे हैं। हम लोगों ने इसके लिए डायरेक्ट बेनिफिट जो ट्रांसफर है इसके माध्यम से जो उस ट्रांजैक्शन को हम लोगों ने लाभार्थियों तक सीधा पैसा पहुंचाने का कार्य किया है। प्रदेश के 196 योजनाओं में डीबीटी के माध्यम से 11 विभागों के माध्यम से 196 योजनाओं का 10,000 करोड़ रुपए की हम लोगों ने इसके माध्यम से बचत की है और 70,000 करोड़ रुपए 62,000 ट्रांजैक्शन के माध्यम से हम लोगों ने अंतिम पायदान पर बैठे हुए व्यक्ति तक पहुंचाने का काम किया है। ये डीबीटी कैसे एक गरीब को भ्रष्टाचार से मुक्त व्यवस्था देने में सहायक होती है, यह डीबीटी उसका एक उदाहरण है। इस दौरान प्रदेश के अंदर रोजगार का जो सृजन हुआ है, रोजगार है, स्वतः रोजगार है, यह प्रदेश के अंदर बैंक के बिजनेस को भी बढ़ाने में सफल हुआ है। अगर 2016-17 में हम लोग प्रदेश के अंदर के सीडी रोशो को देखेंगे तो यह लगभग 44 से 46 के बीच में था, आज यही 60% के आसपास है। ये चीजें दिखाती हैं कि रोजगार में यहां वृद्धि हुई है, लोगों को रोजगार मिला है, स्वतः रोजगार के अवसर यहां लोगों को प्राप्त हुए हैं और लोगों को इसमें बेहतरीन रूप से आगे इसके माध्यम से यहां पे अवसर प्राप्त हुए हैं। लेकिन साथ साथ हम लोगों ने वित्तीय अनुशासन का पालन भी किया है। भारतीय रिजर्व बैंक ने एक व्यवस्था बनाई है कि आप अपनी वित्तीय अनुशासन को बनाए रखते हुए आप अपना बजट बनाएंगे, कर्ज लेंगे। अगर एक सीमा के ऊपर ये जाता है तो आपको कोई भी नेशनल बैंक या रिजर्व बैंक आपको कर्ज के लिए अलाउ नहीं करेगा। उत्तर प्रदेश ने इस दिशा में बेहतरीन प्रयास किया है। 25 करोड़ की आबादी उत्तर प्रदेश में रह रही है, लेकिन 25 करोड़ की आबादी के बाद भी अगर आप देश के अंदर अन्य राज्यों की तुलना में देखेंगे तो एफआरबीएम की जो सीमा है 3.5 है, उत्तर प्रदेश 2.86 पर अपनी वित्तीय अनुशासन को बनाए रखने में सफल हुई है। यह एक बेहतरीन स्थिति किसी भी राज्य के लिए हो सकती है और वह हम लोगों ने प्रदेश के अंदर यहां पर इन कार्यों को किया है। प्रदेश के अंदर मैंने पहले भी कहा कि मूल बजट में एक बड़ी राशि कैपिटल एक्सपेंडिचर के रूप में हम खर्च कर रहे हैं, जो प्रदेश के अंदर डेवलपमेंट की गति को आगे बढ़ाने में सहायक रहा है और इन चीजों को एक नई गति देने में भी हम लोगों ने उसके माध्यम से सफलता प्राप्त की। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। ज्यादा खबरों के लिए बनी रहिए हमारे साथ। नमस्कार।